टू माय चैनल स्टडी माई वे। आज हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ग्रह को परिभाषित करें। शॉर्ट क्वेश्चन है। तो सूर्य या किसी अन्य तारों के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोल पिंडों को ग्रह कहते हैं। सूर्य या किसी अन्य तारों के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोल पिंडों को ग्रह कहते हैं। अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन है कि पृथ्वी का बहन ग्रह किसे कहते हैं। पृथ्वी का बहन ग्रह किसे कहते हैं। तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है पृथ्वी की बहन ग्रह। शुक्र ग्रह को कहा जाता है पृथ्वी की बहन ग्रह। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, बहुत ही शॉर्ट है। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे कि सौर मंडल के ग्रहों के नाम बताइए। सौर मंडल के ग्रहों के नाम तो 8 ग्रह हैं हमारे, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। इसके अलावा 3 और भी हैं, सिरिस, प्लूटो और एरिस। ये हमारे बौने ग्रह में आते हैं। किस में आते हैं? बौने ग्रह में, सिरिस, प्लूटो और एरिस। अब हम आते हैं चौथे क्वेश्चन पे कि मास्टर ऑफ गॉड किस ग्रह को कहते हैं। मास्टर ऑफ गॉड किस ग्रह को कहते हैं? तो वेरी सिंपल, बृहस्पति ग्रह को कहा जाता है मास्टर ऑफ गॉड्स। मास्टर ऑफ गॉड्स किस ग्रह को कहा जाता है? तो बृहस्पति ग्रह को कहा जाता है। इसको आप रिमेंबर कर लो, बृहस्पति ग्रह को कहा जाता है। किस ग्रह को कहा जाता है? बृहस्पति ग्रह को कहा जाता है। अब हम आते हैं 5वें क्वेश्चन पे कि अरुण ग्रह की खोज किसने की। अरुण ग्रह की खोज किसने की? तो 13 मार्च 1781 में विलियम हर्शल ने की थी। 13 मार्च 1781 में विलियम हर्शल ने अरुण ग्रह की खोज की थी। अब हम आते हैं क्वेश्चन 6 पे। वेरी सिंपल, आकाशगंगा सदृश ग्रह किसे कहा जाता है। आकाशगंगा या क्षीरमार्ग उस आकाशगंगा गैलेक्सी का नाम है जिसमें हमारा सौर मंडल स्थित है। आकाशगंगा आकृति में एक सर्पिल स्पाइरल गैलेक्सी है जिसका एक बड़ा केंद्र है और उससे निकलती हुई कई वक्र भुजाएं, और हमारा सौर मंडल इसकी शिकारी हंस भुजा पर स्थित है। अब हम आते हैं क्वेश्चन 7 पे कि हम हमेशा चंद्रमा का एक भाग ही क्यों देख पाते हैं। तो चंद्रमा लगभग 27 दिन में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है और यह अपनी धुरी पर भी एक पूरे चक्कर में भी इतना ही समय लेता है। इस प्रकार यह दोनों प्रकार की गतियों का पूरा करने में समान समय लेता है। यही कारण है कि हम चंद्रमा का एक ही भाग देख पाते हैं। तो समान समय लेने के कारण ही हम चंद्रमा का एक ही भाग देख पाते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन 8 पे कि सौर मंडल से आप क्या समझते हैं। सौर मंडल से आप क्या समझते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं और अन्य आकाशीय पिंडों के समूहों को सौर मंडल कहते हैं। क्या? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, धूमकेतु, उल्काओं और अन्य आकाशीय पिंडों के समूहों को हम क्या कहते हैं? सौर मंडल कहते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन 9 पे, ग्रह और तारा में क्या अंतर है। जो तारे हैं वो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं और यह प्रकाश उनमें होने वाली नाभिकीय संलयन अभिक्रिया से प्राप्त होता है, जबकि जो ग्रह हैं वो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते बल्कि उन पर सूर्य का जो प्रकाश गिरता है जिसे वो परावर्तित करते हैं। जिसे वो क्या करते हैं? परावर्तित कर देते हैं। जो सनलाइट गिरता है ग्रह पे वो उसे परावर्तित कर देते हैं। तो यही 2 अंतर है। अब हम आते हैं क्वेश्चन कि पृथ्वी का द्रव्यमान तथा व्यास कितना है। 10वां क्वेश्चन है कि पृथ्वी का द्रव्यमान और व्यास। तो पृथ्वी का द्रव्यमान जो है वो 5.9736 × 10⁻24 के ग्रह है और जो व्यास है वो 12,742 किलोमीटर है। 12,742 किलोमीटर व्यास और 5। अब हमारा क्वेश्चन है कि 11वां, बृहस्पति के 2 उपग्रह के नाम लिखिए। तो बृहस्पति हमारा ग्रह है, इसके जो 2 उपग्रह हो जाएंगे वो हो जाएंगे प्राकृतिक उपग्रह, गैनीमेड उपग्रह, और भी दे दिए हैं कैलिस्टो, आयो और यूरोपा। जो और भी ग्रह हैं वो बहुत सिंपल है, आप किसी को भी याद कर सकते हो। अब हम आते हैं क्वेश्चन 12 पे कि आकाशगंगा के प्रकार बताइए। तो आकाशगंगा के प्रकार, संरचना के आधार पर आकाशगंगाएं 3 प्रकार की होती हैं, सर्पिल, दीर्घवृत्ताकार तथा स्तंभ सर्पिल। तो सर्पिल आकाशगंगाएं होती है जो उसकी संरचना डिस्क के आकार की होती है। सर्पिल आकाशगंगाओं का जो केंद्रीय भाग थोड़ा सा उठा हुआ प्रतीत होता है। थोड़ा सा उठा हुआ क्या होता है? प्रतीत होता है। सर्पिल आकाशगंगाओं की संरचना जो होती है। अब हम आते हैं क्वेश्चन 13 पे कि ध्रुव तारा किसे कहते हैं। ध्रुव तारा किसे कहते हैं? तो ध्रुव तारा ध्रुव मत्स्य तारामंडल का सबसे अधिक चमकीला और अधिक रोशनी देने वाला तारा है जो तारामंडल में स्थित दिखाई देता है। ध्रुव तारा पृथ्वी से दिखाई देने वाला 45वां सबसे रोशन तारा है जो पृथ्वी से लगभग 433 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। ये सबसे रोशनदार तारा होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन 14, भारत के 2 अंतरिक्ष अभियान बताइए। भारत के 2 अंतरिक्ष अभियान। तो भारत का पहला उपग्रह हमारा आर्यभट्ट जो कि 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। इसका नाम महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया। अब हम आते हैं दूसरे उपग्रह जो कि हमारा भास्कर है।
तो आप इन्हीं दोनों को लिख दोगे, पहला उपग्रह आर्यभट्ट लिख दोगे और भास्कर, तो दोनों सही हैं। अब हमारे आते हैं क्वेश्चन 15 की बौने ग्रह क्या होते हैं। बौने ग्रह क्या होते हैं? तो बौना ग्रह एक ऐसा आकाशीय पिंड होता है जो किसी अन्य ग्रह की परिक्रमा नहीं करता तथा ग्रह के समान बहुत से गुण प्रदर्शित नहीं करता, जैसे सिरिस और प्लूटो। जैसा कि चित्र में आप देख रहे हो, प्लूटो भी है और सिरिस भी है। अब हम आते हैं क्वेश्चन 16 पे कि धूमकेतु किसे कहते हैं। धूमकेतु किसे कहते हैं? तो धूमकेतु जो होता है वो सौरमंडलीय निकाय है, जो पत्थर, धूल, बर्फ और गैस के बने हुए छोटे छोटे खंड होते हैं। यह ग्रहों के समान सूर्य की परिक्रमा करते हैं। छोटे पथ वाले धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा एक अंडाकार पथ में लगभग 6 से 200 वर्ष में पूरी करते हैं। और कुछ धूमकेतु का पथ वलयाकार होता है, जो मात्र एक बार ही दिखाई देते हैं, और इस प्रकार वो धूमकेतु सौरमंडलीय निकाय है। क्या है? सौरमंडलीय निकाय। अब हम आते हैं क्वेश्चन 17 पे कि ग्रहण किसे कहते हैं। ग्रहण क्या होता है? तो ग्रहण एक खगोलीय घटना है जो तब होती है जब खगोलीय पिंड या अंतरिक्ष यान अस्थायी रूप से किसी अन्य पिंड की छाया में आता है या उसके और दर्शक के बीच में कोई अन्य पिंड आ जाता है। 3 आकाशीय पिंडों का एक सीध में आना व्युति रूप में जाना जाता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन 18 पे कि क्षुद्र ग्रह क्या होता है। क्षुद्र ग्रह क्या होता है? तो ये खगोलीय पिंड होते हैं जो ब्रह्मांड में विचरण करते रहते हैं। ये अपने आकार में ग्रहों से छोटे और उल्कापिंड से बड़े होते हैं। सेकेंड चैप्टर मृदा तथा फसलें। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मृदा किसे कहते हैं। तो मृदा की परिभाषा इस प्रकार है। मृदा भूमि की वह ऊपरी परत है जिसका निर्माण मूल रूप से चट्टानों के विखंडित होने, उनमें वनस्पति व जीवों के सड़ने गलने तथा जलवायु की क्रिया से निर्मित अम्लीय पदार्थों से लाखों वर्ष की प्रक्रिया के बाद मृदा का रूप लेती है। अब हम आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे कि ह्यूमस क्या है। तो सेकेंड क्वेश्चन हमारा जो इसके साथ बताते हैं कि कृषि के संदर्भ में अगर मिट्टी की सबसे ऊपरी पतली परत को ह्यूमस कहा जाता है, जिसमें जैविक पदार्थ की मात्रा भरपूर होती है। तैयार कंपोस्ट खाद या वनों से प्राप्त प्राकृतिक कंपोस्ट को भी ह्यूमस कहते हैं। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन कि पर्वतीय मृदा से क्या अभिप्राय है। पर्वतीय मृदा यानी कि ये जटिल एवं अत्यधिक विविधता वाली मृदा है। कहीं पर घूसर स्वेद जैसी होती है। यह मृदा कृषि के लिए अच्छी नहीं है। यह चीड़ आदि शंकुधारी वनों की मिट्टी है। चाय की खेती एवं फलों के बागानों तथा आलू के पैदावार के लिए सही है। अब हम आते हैं चौथे क्वेश्चन पे कि फसल चक्र को कैसे परिभाषित करें। तो किसी खेत में फसलों को अदल बदल हेर फेर कर बोना फसल चक्र कहलाता है। ऐसा करने से मृदा की उर्वरा शक्ति बनी रहती है और पैदावार अच्छी होती है। अब हम आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन कि कृषि पद्धति को समझाइए। तो कृषि प्रणाली क्या है या पद्धति? तो जब किसी प्रक्षेत्र पर कृषि क्रियाएं जैसे फलोत्पादन, मत्स्य पालन, पशुपालन इत्यादि के अनुकूलन लाभ प्राप्ति हेतु किसान जो विधियां अपनाता है, तौर तरीके अपनाते हैं, उसे ही कृषि प्रणाली या पद्धति कहा जाता है। उसे ही क्या कहते हैं? हम कृषि प्रणाली या पद्धति कहते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन 6 पे कि मृदा अपरदन प्राकृतिक रूप से घटित होने वाली मृदा के अपरदन से क्या तात्पर्य है। तो मृदा अपरदन प्राकृतिक रूप से घटित होने वाली एक भौतिक प्रक्रिया है जिसमें मुख्यतः जल एवं वायु जैसे प्राकृतिक भौतिक बलों द्वारा भूमि की ऊपरी मृदा के कणों को अलग कर बाहर ले जाना सम्मिलित है। यह सभी प्रकार की भू आकृतियों को प्रभावित करता है। कौन? मृदा अपरदन। अब हम आते हैं क्वेश्चन 7 पे कि कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए 2 उपाय लिखिए। तो हम आते हैं ग्रामीण श्रम शक्ति का पूर्ण उपयोग करने के लिए सामुदायिक विकास योजना को लागू करना। सेकेंड है कि आधुनिक उपकरण, उन्नत बीज, रासायनिक उर्वरक, सिंचाई आदि का प्रयोग करके कृषि का अस्थायी विकास करना ही वृद्धि के उपाय हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन 8 पे कि पाटन के 2 लाभ लिखिए। पाटन के 2 लाभ कौन कौन से हैं? तो पाटन के लाभ निम्नवत हैं। पाटन मिट्टी के बड़े ढेलों को बारीक मिट्टी में बदलकर खेत की सतह को समतल बना देता है। पाटन की गई मिट्टी वायु द्वारा आसानी से नहीं बहाई जा सकती।